नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th। तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं। जो वीडियो पहले आई थी इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लावर क्या होता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं और एक बेसिकली एक हमने स्ट्रक्चर बनाकर देखा था कि फ्लावर कैसा होता है। और अगर हम एक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो उनके जो भाग होते हैं उनका क्या एक्चुअल में मीनिंग है और क्या एक्चुअल में वर्क होता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, जो फ्लावर्स होती हैं उनकी जो निषेचन की क्रिया जो होती है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उससे पहले क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसमें इंक्लूड्स हैं, उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और हिंदी में से कहते हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। तो अब हमें पढ़ना है आज की वीडियो में प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक, हिंदी में भी लिख देते हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। ठीक है, तो इसमें भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब है कि निषेचन की क्रिया से पहले क्या क्या चीजें होती हैं। अब निषेचन करवाने के लिए फ्लावर में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो सारी ही चीज़ें यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना निषेचन पूर्व संरचनाओं के अंतर्गत ही आता है। या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले। तो अगर इसके अंदर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या आएगी, निषेचन पूर्व घटनाएं और संरचनाएं। इसका मतलब ये है कि जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया पुष्प के अंदर, तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। निषेचन के लिए नर और मादा युग्मक का होना ज़रूरी है और उनकी निर्माण की क्रिया किसके अंतर्गत आती है, निषेचन पूर्व संरचनाओं के अंतर्गत आती है। यानी कि डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूं लघु बीजाणु जनन द्वारा नर युग्मक तथा गुरु बीजाणु जनन द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होना या फिर निर्माण। इसमें क्या प्रोसेस होगा, इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये दो चीजें। इस डेफिनेशन में आप समझने वाले हो, इसके अंदर मैं समझाऊंगी आपको लघु बीजाणु जनन के बारे में और दूसरी चीज गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे इन दिस इवेंट या इन दिस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाओं में कि नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है और मादा युग्मक का निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो लघु बीजाणु जनन है इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और लघु बीजाणु में नर युग्मक बनता कैसे है, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम लघु बीजाणु जनन किसमें होगा। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो लघु बीजाणु जनन है यानी कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो किससे रिलेटेड है, नर युग्मक से। और नर युग्मक कहाँ बनेंगे,
ऑब्वियस सी बात है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा यानी कि जो नर जनन अंग होगा उसी के अंतर्गत बनेंगी, यानी कि जो इस लघु बीजाणु जनन की क्रिया है वो किसके अंतर्गत होगी, वो हमारी नर जनांग के अंतर्गत होगी, यानी कि जो पुंकेसर होते हैं या फिर एंड्रोशियम जो होंगे उनमें ही हमारी ये क्रिया होगी। इसी प्रकार से सिमिलरली जो गुरु बीजाणु जनन है वो किससे संबंधित है, मादा युग्मक से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि जो मादा युग्मक बनेगा वो गुरु बीजाणु जनन द्वारा बनेगा और गुरु बीजाणु जनन की क्रिया किसके अंतर्गत होगी, मादा जनांग के अंतर्गत होगी, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू ही ये बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन द फ्लावर वो कौन सा होता है, वो हमारा गायनोशियम होता है, और मेल की अगर बात करूं तो वो एंड्रोशियम होता है। ठीक है, यानी कि पुमंग और फीमेल वाला जायंग। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन किसमें बनेगा, पुमंग में, और गुरु बीजाणु जनन बनेगा, ये जो क्रिया होगी वो होगी जायांग में। ठीक है, तो अब मैंने कहा है जैसे कि आज मैं इस क्रिया को मतलब आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो प्रोसेस होगा यानी जो लघु बीजाणु जनन होता है वो पुमंग के अंतर्गत होगा, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होगा। तो इसका मतलब हमें पुमंग के बारे में, और पुमंग की जो यूनिट होती है यानी कि जो उसकी इकाई होती है वो क्या होती है, वो हमारी पुंकेसर होगी, है ना। एक सिंगल यूनिट को हम पुंकेसर बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में। तो पुंकेसर की स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लघु बीजाणु जनन के बारे में समझना है। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। तो इसे रफ कर देते हैं ताकि हम उस टॉपिक पर आ सकें। ठीक है, बात करते हैं स्टेमिन। व्हाट इज स्टेमिन? इंग्लिश और हिंदी दोनों जगह दोनों का ही मैं यूज करूंगी, जहां इंग्लिश की जरूरत होगी मैं इंग्लिश को यहाँ पर लाऊंगी। ठीक है, तो स्टेमिन यानी कि पुंकेसर, और मुझे ये चीज बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसकी यूनिट है, पुमंग की, यानी कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसकी यूनिट है। ठीक है, क्योंकि हम सिंगल यूनिट की बात ही करते हैं। तो एंडोशियम बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स है ना, तो स्टेमिन के बारे में ही हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्टेमिन के बारे में स्टडी करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि इसके पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा कि ये है क्या, तो डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर क्या है, यह है नर जननांग है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, जो स्टेमिन होता है उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा होता है परागकोश, ओके, जिसे हम बोलते हैं एंथर, और दूसरा होता है फिलामेंट, जिसको मैं पुतंतु कहती हूँ। मैं क्या, एनसीईआरटी हमारी पुतंतु कहती है उसको। ठीक है, फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, अब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि स्टेमिन देखने में कैसा होता है। हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी में कि ऐसे स्टेमिन बने हुए थे। ये मैंने क्योंकि डायग्राम में बनाकर मैंने ऐसा दिखाया था, बट एक्चुअल में अगर मैं उसको और ज़्यादा जूम करूँ, ठीक है, जूम करूँ अगर मैं उसे, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो, जो हमारा स्टेमिन होता है वो डायग्राम कैसा होता है, जो एंथर होता है वो इस टाइप से होगा, और वो कैसा होता है, बायलोब्ड होता है। ठीक है, 2 lobes इन ईच एंथर। ठीक है, ये फिलामेंट है, ये मान लो एंथर है, और ये क्या है, फिलामेंट है। जो फिलामेंट है, जो पुतंतु होता है, वो पुष्प के या तो वो थैलेमस यानी कि जो पुष्पासन होता है उससे जुड़ा रहता है, या फिर वो फ्यूज रहता है जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के उनसे। तो है पुतंतु का अग्रसिरा। अग्रसिरा का मतलब पता क्या है, जहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ है यानी कि नीचे से, तो इसका अग्रसिरा थैलेमस यानी पुष्पासन अथवा
पेटल्स यानी कि दल, दलों से जुड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कनेक्टिव का काम करते हैं, यहाँ पर एक कनेक्टिव होता है। तो ये फिलामेंट हो गया इतना, ये क्या है, फिलामेंट है यानी कि पुतंतु। और ये है परागकोश, ये क्या है, परागकोश है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इसके और भी डिटेल में पार्ट्स के बारे में बताना होगा, ठीक है। तो ये परागकोश है, इतना समझ लो, ये परागकोश है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ परागकोश। तो आप आसानी से देख सकते हो कि परागकोश कहाँ से, किससे जुड़ा हुआ है, फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि फिलामेंट से जुड़ा रहता है ये परागकोश। और परागकोश फिलामेंट से जुड़ा इसलिए रहता है ताकि वो पुष्प से जुड़ा रहे। बात समझ में आई? तो पुष्प से जुड़ने के लिए जरूरी है कि उसमें क्या हो, फिलामेंट हो, ठीक है, ताकि वो उससे जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर परागकोश की मैं बात कर रही हूँ कि कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, यानी कि द्विपालित होता है। यहाँ पर बीच में लाइन जो है वो एक मार्जिन जो है ये, वो दोनों को अलग कर रही है, दोनों लोब को बता रही है, यानी कि एक ये लोब हो गया और एक ये हो गया। तो ये जो है हमारा ये वन लोब और ये हमारा सेकंड लोब, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकती हूं कि आप यहां पर जान लीजिए कि परागकोश द्विपालित होता है, यानी इसमें दो पालियां होती हैं, द्विपालित होता है, ठीक है। इसकी इंग्लिश मीनिंग भी लिख देते हैं। द्विपालित का मतलब बाइलोब्ड। तथा हर पाली में दो कोष्ठ होते हैं, यह है द्विकोष्ठी, यानी कि डाइथिशियस होता है, ठीक। अब यहां पर मतलब मैं समझाती हूं, देखो क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने अभी बताया कि स्टेमन यानी जो पुंकेसर है उसके दो भाग होते हैं। पहली चीज तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और यहाँ पर मैं दूसरी चीज बता रही हूँ कि इसके दो भाग होते हैं, एक होता है परागकोश जिसको मैं इंग्लिश में एंथर बोलूंगी, ठीक है, और सेकंड है पुतंतु जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टिव यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि एंथर जो है फिलामेंट से किसके द्वारा, कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसको छोड़ो, इन्होंने अब यहाँ पर बात आती है कि ये जुड़ा किससे है, फिलामेंट से है। तो फिलामेंट को जान लो थोड़ा सा। फिलामेंट जो होता है पुतंतु, वो उसका जो अग्रसिरा है, अग्रसिरा यानी कि जो नीचे वाला जो टर्मिनल पार्ट है उसका ऊपर वाला यानी कि यहाँ पर टर्मिनल भाग या फिर उसका अग्रसिरा, मैंने उसको बोला है जहां से उसका ओरिजिनेशन हुआ है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति उसकी नीचे से ही होगी, है ना, तभी तो बढ़ता बढ़ता वो ऊपर गया है। तो ओरिजिनेशन जहां से हुआ है उसको मैं उसको बोल रही हूँ कि वो टर्मिनल पार्ट है उसका। और वो दो चीजों से जुड़ा रह सकता है, या तो पुष्पासन, पुष्पासन कहाँ है, जहां पुष्पासन किसको बोला था, जहां से पुष्प के सभी अंग जो हैं वो निकलते हैं, जहां से उनकी उत्पत्ति होती है, तो उसको हम थैलेमस बोलते हैं कि वहां से चलो पुतंतु का भी ओरिजिनेशन जो है वहीं से हुआ है। तो थैलेमस से हो सकता है या फिर वो फ्यूज हो सकता है किसके साथ, वो संलयित हो सकता है। पुष्प फ्यूज होने का मतलब है कि वो या तो जो दल होते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, जो पेटल्स होते हैं कलरफुल, उनसे वो फ्यूज होते हैं, यानी कि उनसे लगे रहेंगे, ठीक है। तो जो फिलामेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिलामेंट जो है उसको सिर्फ सहारा दे रहा है, ठीक है, पुष्प से लगे रहने के लिए। अब बात आती है परागकोश की, ठीक है। पुतंतु के बारे में हमने समझ लिया। परागकोश जो है इसी के अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनते हैं, मेल गैमेट नहीं, मेल गैमेटोफाइट, उनके अंदर फिर मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट जो है यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनते हैं,
फिर उसके अंदर मेल गैमेट बनता है। ठीक है, तो परागकण का एक प्रकार से हमें अभी इसमें पढ़ना पड़ेगा कि परागकण का निर्माण किस तरह से होता है, तो उसमें फिर हम लघु बीजाणुधानी के बारे में भी हम समझेंगे आगे चलकर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एंथर जो है वो बायलोब्ड होता है। स्ट्रक्चर आपको देख रही है ऐसा होता है कुछ। ठीक है, परागकोश एनसीईआरटी में मेंशन है तो आप देख सकते हैं। तो परागकोश जो है यहाँ पर एक मार्जिन मैंने यहाँ पर शो की गई है, इसके बीच में ये क्या है, स्फुटन रेखा है। ठीक है, स्फुटन रेखा है। ठीक है, ये बीच से फट जाती है और जो परागकण है वो इसके माध्यम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो परागकोश है वो बायलोब्ड यानी कि द्विपालित होता है। द्विपालित का मतलब कि इसमें दो पालियां होती हैं। आपको अलग ही दिख रही है कि ये एक पाली हो गई, ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली पाली हो गई। ठीक है, बायलोब्ड हो गया। अगेन इन लोगों ने कहा है कि हर एक पाली में दो दो कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ का मतलब दो कमरे होंगे, एक ये कोष्ठ होगा यहाँ पर, एक यहाँ पर कोष्ठ होगा, एक यहाँ पर कोष्ठ होगा और एक यहाँ पर कोष्ठ होगा। ठीक है, दोनों बराबर की ही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो हर एक लोब में दो थीका भी होंगे। थीका यानी कि कोष्ठ होते हैं। तो एक ये कोष्ठ हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, 2 3 4, तो 4 थीका होते हैं और ये बाद में जाकर लघु बीजाणुधानी कहलाती हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी इन्हीं को बोलते हैं। जब हम लगाएगा कि अनुप्रस्थ काट का चित्र जब हम बनाएंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है कि क्या होता है, बायलोब्ड होता है जो एंथर होगा और वो डायथीशियस होता है। ठीक है, तो एंथर जो है बायलोब्ड होता है, डायथीशियस होता है यानी कि द्विपालित होता है और द्विकोष्ठी होता है। पहली चीज तो एंथर में दो पालियां होंगी, दो कमरे होंगे और फिर उनको अगर मैंने बीच में से काट दिया मान लो, तो फिर दोनों ही 4-4 भागों में बट गए। ठीक है, तो इस पाली में भी दो कमरे होंगे यानी दो कोष्ठ होंगे और इस पाली में भी फिर से दो कमरे या दो कोष्ठ होंगे और इन चारों को मिलाकर ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, तो एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी होंगी, 4। ठीक है, ओके, होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर फिर परागकण बनते हैं लघु बीजाणुधानी के अंदर, और वो कैसे बनते हैं तो अब उसका प्रोसेस हम समझेंगे। ठीक है, तो अब हमारे लिए जरूरी है कि हम किसकी स्ट्रक्चर देखें, लघु बीजाणुधानी की। तो इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, पहले आप इसे नोट कर लें। लघु बीजाणु ठीक है, लघु बीजाणुधानी और इंग्लिश में से बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, याद रखिएगा माइक्रो वर्ड जो है मेल के लिए लगेगा, मेल गैमेट बनेगा जब, और मेगा जो है वो फीमेल के लिए लगेगा। ठीक है, याद रखेंगे आप, आई होप। तो लघु बीजाणुधानी का मतलब है, जो हम कोष्ठ के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, वो एक्चुअल में क्या होती है, लघु बीजाणुधानी होती है। मतलब क्या है, इसके डेफिनेशन पहले हम लिख देते हैं। यह बेलनाकार होती है परंतु अनुप्रस्थ काट में यह गोल यानी कि सराउंडेड दिखती है। इसकी संख्या प्रत्येक पाली में 2 होती हैं तथा यह
4 भित्तियों से घिरी रहती है। अब हम ये मैंने एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हम इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर बोला है कि जो लघु बीजाणुधानी है वो एक्चुअल में कोष्ठ है। जिस कोष्ठ के बारे में हम बात कर रहे थे कि एक पराग कोश में 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, तो वो एक्चुअल में जो कोष्ठ होते हैं प्रत्येक पाली में वो क्या होती हैं, लघु बीजाणुधानी होती हैं। इन्होंने कहा है कि इसकी आकृति जो है वो बेलनाकार होती है। बेलनाकार कैसे, हम लोग समझ रहे थे कि मान लीजिए परागकोश है, तो परागकोश कैसा है, थोड़ा मतलब एक ओवल शेप में बना रही हूँ अंडे के आकार का। इसमें 2 पालियां मैंने बनाई थी इस प्रकार से, और इसमें मैंने 2 कोष्ठ भी बना दिए थे बीच में से। अगर मैं इसे काट दूं तो एक ये कोष्ठ हो गया, एक ये कोष्ठ हो गया है, और एक ये और एक ये। और ये जो चारों ही कोष्ठ हैं, ये चारों ही जो कोष्ठ हैं वो क्या है, लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी है। बात समझ में आई कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो परागकोश है उसकी आकृति इस प्रकार से होती है ना, ऐसे होती है। और उसे अगर हम बीच में से काट दें और उसमें अंदर अगर हम लघु बीजाणुधानी का दृश्य देखें तो वो कुछ हमें इसी प्रकार से दिखाई देगा, और होता भी एक्चुअल में वो इसी प्रकार से है ना। तो इन्होंने कहा है कि जब हम इसे ऊपर से काट देंगे, अगर मैं यहाँ से इसको काट दूं, यानी कि परागकोश है, और अगर मैं इसे ऊपर से काट दूं तब इसका जो डायग्राम एक्चुअल में दिखेगा वो होता है कि उसे देखने पर जो लघु बीजाणुधानी है वो गोल दिखाई देती है। ठीक है, अभी फिर से मतलब समझ लेते हैं इसका। देखो, अब इसका हम अनुप्रस्थ काट का जो डायग्राम है, अनुप्रस्थ काट का जो डायग्राम है उसको बनाकर देखते हैं। तो उसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। यहां पर मैं आपको इस तरह से, ये एक लघु बीजाणुधानी, एक ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, और बीच में होता है कनेक्टिव। ठीक है, जो चारों को ही होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो अगर हम एंथर में देखें अगर इसके तरह से, तो ये क्या है, बेलनाकार है, और ऑब्वियस सी बात है कि बेलनाकार दिख भी रही है। ठीक है, ये फिलामेंट है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो है होती है। तो ये चारों ही लघु बीजाणुधानी किस प्रकार से दिखाई दे रही है, एक बेलनाकार दिखाई दे रही है ना। और बेलनाकार होती भी हैं, ऐसे हैं, है ना, ये बेलनाकार तो है ही, बेलनाकार होती हैं। इन्होंने बोला है अगर हम इसका ट्रांसफर डिवीजन करें, अगर इसको अनुप्रस्थ काट का मतलब है कि ऊपर से इसको काट दें, है तो ये पूरा मतलब ये बंद है, मान लो बंद को काट दिया है तो इन्होंने ऊपर से थोड़ा मतलब दिखा दिया है कि 4 लघु बीजाणुधानी है और कुछ इस तरह से हैं। तो ये 2 आपको दिख रही होंगी, ये जो 2 लघु बीजाणुधानी है, मान लीजिए ये जो 2 लघु बीजाणुधानी है, एक ये है, ये दूसरी है। ठीक है, तो ये एक लघु बीजाणुधानी है और ये एक लघु बीजाणुधानी है, और इन दोनों के पीछे फिर से 2 हैं, तो टोटल 4 हो गई हैं। ठीक है, तो चारों ही क्या है, एक मतलब ऐसे ग्लास टाइप के बने हुए हैं। ठीक है, बॉक्स टाइप के हैं, गहरे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेलनाकार कैसे हैं, बेलनाकारी तो है इस तरह से। देखो, ये बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार है, और 2 इसके पीछे हैं, तो टोटल 4 लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती हैं। हमने ये देख लिया है कि ये बेलनाकार किस प्रकार से है। इस तरह से हम अगर इसको सामने से देखें तो ये बेलनाकार है। ये डायग्राम है कि जब हम परागकोश को इस प्रकार से देखते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था ना, ये परागकोश को जब हम ऐसे देखते हैं, बस इन्होंने इतने हिस्से को काट करके इसको दिखा दिया है, और ये उसी प्रकार से है। बात समझ में आई। अब हम समझते हैं कि अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट करें तो इसका दृश्य जो है वो कैसा होगा। तो इसे काट देते हैं बीच से। अब इसको देखो हटा दूँ कि ये गोल किस प्रकार से दिखाई देता है। गोल डायग्राम इसका कैसे बनता है, देखो इसके अंदर की स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम देखेंगे लघु बीजाणुधानी होती कहाँ है। तो परागकोश को जब मैंने ऊपर से काट दिया, ठीक है, परागकोश को जब मैंने ऊपर से काटा तो उसका अनुप्रस्थ जो मैं सेक्शन दिख रही हूँ, ठीक है, जो काट का मैं डायग्राम देख रही हूँ, जो दृश्य देख रही हूँ, वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। अब इसमें
होता किस प्रकार से है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो परागकोश होता है वो द्विपालित होता है। द्विपालित कैसे, ये मान लीजिए पूरा परागकोश है, ठीक है, इसमें 2 पाले होती हैं, यानी कि इसको मैं 2 भागों में अगर बांट दूं इस प्रकार से, ठीक है, तो इसमें 2 पालियां हो गई, एक ये पाली हो गई और एक ये पाली हो गई, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, 2 कोष्ठ होते हैं, यानी कि एक ये कोष्ठ हो गया, एक ये कोष्ठ हो गया। अब इन्होंने बोला है प्रत्येक पाली में, प्रत्येक यानी कि दोनों पालियों में, एक पाली में 2 होंगे और दूसरी पाली में भी 2 होंगे, तो यहां पर भी हमें 2-2 बनाने पड़ेंगे। एक ये कोष्ठ हो गया, एक ये कोष्ठ हो गया, और 2 कोष्ठों की जो आकृति है वो किस प्रकार से है, वो सराउंडेड है, यानी कि वो गोल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया था कि जो परागकोश में जो लघु बीजाणुधानी होती हैं वो कैसी होती हैं, गोल होती हैं, और जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो लघु बीजाणुधानी, प्रत्येक परागकोश में लघु बीजाणुधानी की जो संख्या है वो 4 होती है, वो 4 होती है। ये इस तरह से अरेंज होंगे, ठीक है, चारों ही कोने पर 4 लघु बीजाणुधानी जो होती है प्रेजेंट होती हैं, और चारों को ही, ठीक है, जो संयोजी ऊतक होता है बीच में, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो यहाँ पर उनको होल्ड करके रखता है, तो एक कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, संयोजी ऊतक है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पर जो बीच में लाइन होती है, ठीक है, वो जो है स्फुटन रेखा होती है एक तरह से, जहाँ से स्फुटन होता है तो उसको फाड़ कर ही जो है वो अभी प्रोसेस हम लोग लघु बीजाणु जनन के बारे में जब हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आज की वीडियो में, ठीक है, हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। इसके बाद हमें समझना है इसकी जो एक लघु बीजाणुधानी होती है उसमें लेयर्स होती है, ठीक है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में 4 लेयर्स यानी 4 भित्तियाँ होती हैं, और उन भित्तियों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।